हेलो व्यूअर्स। इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो हमने अभी तक मैंने अपने चैनल पे जो है सिटी यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर एनालिसिस है, जो स्टॉक एनालिसिस है, वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था। और आज हम कोटक बैंक का शेयर एनालिसिस करेंगे। और जो भी चीज़ मैं अपने लिए एनालाइज करता हूँ वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो होपफुली ये आपको हेल्प करेगा आपके आगे के डिसीजंस में। और इससे पहले आगे बढ़े मैं क्लैरिफाई कर दूं कि नंबर वन, मेरी इस वक्त इस स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं है। मैं ऑब्वियसली स्टॉक को पसंद करता हूं, ट्रैक कर रहा हूं इसको, तो पोजीशन बनाना चाहता हूं, बट इस वक्त मेरी इस स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अपना एनालिसिस है, जो मैं आपके साथ एक लर्निंग पर्पसेस, एक इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर अपना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कर लें और रिस्क को समझ लें। एंड सेकेंडली, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सेबी के साथ कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो मैं पहले ही आपको ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लूँगा अपने पिछले वीडियो का, जो कि सिटी यूनियन बैंक पे मैंने बनाया था। और उसका रीज़न ये है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने सिटी यूनियन बैंक का जो स्टॉक एनालिसिस है ये शेयर किया था वीडियो। और मेरे चैनल पे अगर आप ढूंढेंगे इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर पे तो आपको ये वीडियो आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इन जनरल बैंक्स कैसे काम करते हैं, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो अराउंड 55 मिनट्स का है, तो बहुत लंबा वीडियो है। पर इसके शुरू के जो अराउंड 30 मिनट्स हैं उसमें मैंने एक इन जनरल समझाया है कि एक बैंकिंग सेक्टर का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर बिजनेस मॉडल, फिर करंट अकाउंट्स, सेविंग्स अकाउंट, और कासा रेशो क्या होती है, और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, एनपीएस क्या होते हैं, ये सारा जो मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, जिसकी वजह से एक बैंक का जो वैल्यूएशन किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी को डिटर्मिन किया जा सकता है, उसके फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में मैंने डिस्कस की हैं ऑलरेडी। तो मैं ये सारा कंटेंट जो है यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग अगेन कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। मतलब मैं ये नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि दोबारा से मैं डिटेल में समझाऊँ कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है या ग्रॉस एनपीए क्या है, नेट एनपीए क्या है, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जाके ये वीडियो सर्च करो, इसको आप देखो। यहाँ से आपको पूरा जो एक बैंकिंग का बिजनेस मॉडल है वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। एक बार आप वो मॉडल को समझ जाते हो, इसके फर्स्ट 30 मिनट्स में अराउंड ये मॉडल को डिस्क्राइब किया गया है। फिर ये पूरा मॉडल अप्लाई किया गया है सिटी यूनियन बैंक पे उसकी डिटेल समझाने के लिए। तो ये पोर्शन इस डिटेल में मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, नहीं तो कोटक बैंक का जो शेयर एनालिसिस है वो वीडियो पे बहुत लंबा हो जाएगा और रेपिटेटिव हो जाएगा। तो हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अब देखेंगे कि कोटक बैंक इन चीज़ों में कैसे परफॉर्म करता है और क्या उसकी वैल्यूएशन है, क्यों अच्छा है, क्या ख़राब चीज़ें हैं, क्या मेरा फाइनल उसके बारे में इवैल्यूएशन है। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी कि आप जाके, अगर आप बैंकिंग सेक्टर को नहीं समझते हो तो आप डिटेल में जाके बैंकिंग सेक्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हो मेरा ये पुराना वीडियो देख के। इसमें फर्स्ट 30 मिनट्स में कुछ भी सिटी यूनियन बैंक स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल पूरा एक बैंकिंग, किसी भी स्टॉक को अगर एनालाइज करना है, कोई भी बैंकिंग जो कंपनी है वो कैसे काम करती है, उसके बारे में पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो अब हम वापस आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे। और यहाँ पे सबसे पहले हम जब भी किसी कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं तो उस पे जो पहली नज़र हमारी जानी चाहिए वो होती है प्राइस टू अर्निंग्स पे। अब प्राइस टू अर्निंग्स यहाँ पे 20 के आसपास है। तो 20 के आसपास जब किसी कंपनी की, इवन बैंक की प्राइस टू अर्निंग्स होती है तो वो एक ओवर वैल्यूड कंपनी तो डेफिनेटली उसको नहीं कहा जा सकता, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है। आपको ऐसे बैंक्स मिल जाएंगे जिनका पीई जो है वो 10-12 के आसपास है, उससे भी कम है शायद। पर कोटक एक प्राइवेट बैंक है और ये प्राइवेट बैंक के साथ इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो पी हमेशा ग्रोथ के साथ लिंक्ड होता है। कंपनीज की अगर ग्रोथ अच्छी होती है तो वहाँ पे उनका हाई पीई जो है वो अपने आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर लेते हैं। क्योंकि जितना पी अभी आपको हाई लग रहा है वो बाद में गिर जाएगा, क्योंकि उनकी अर्निंग्स बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, तो पी में जो डिनोमिनेटर है वो जल्दी ग्रो करेगा। तो इस वक्त हाई पी जस्टिफाई किया जा सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के केस में जो पी है वो 21.4 का है, विच इज़ नॉट वेरी हाई, विच इज़ नॉट द लोएस्ट ऑल्सो, बट ये बेस्ड ऑन द फैक्ट जो इसकी ग्रोथ रही है, जो इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, और मैं आगे समझाऊंगा क्यों इसकी ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो सकती है, तो वहाँ पे ये पी जस्टिफाइड है। इसको ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, फेयरली वैल्यूड कह सकते हैं, या इसको स्लाइटली अंडर वैल्यूड हम इन टर्म्स ऑफ पी कह सकते हैं। और नीचे यहाँ पे इन्होंने पियर्स में मेरे ख्याल से दिखा भी रखा होगा, तो ये इसके पियर्स हैं।
अगर आप पीयर्स का पी भी देखोगे तो एचडीएफसी का 17.5 है, आईसीआईसीआई का 17.8 है, और एक्सिस और इंडसइंड का 13 और 14 है, आईडीबीआई का 18 है, आईडीएफसी का 23 है। तो मैं वही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि पी इसका कोई एक्सेप्शनली हाई नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई है, पर हाँ अगर आप ये कहो कि लोएस्ट है अपने कॉम्पिटिटर बैंक्स में तो लोएस्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि पी को अकेले नहीं देखना, उसको इन रिलेशन टू पॉसिबल ग्रोथ देखना है। ठीक है, तो यहाँ पी हमने एक वैल्यू देख ली। दूसरी वैल्यूएशन में जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक होती है स्पेशली बैंक्स के लिए वो होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट होती है डिटेल में आप मेरा जो सिटी यूनियन बैंक वाला वीडियो है वो देख सकते हो, वहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पर जो बुक वैल्यू होती है किसी कंपनी की स्पेशली बैंक्स की वो उनका अपना इक्विटी होती है, और बैंक्स के केस में अपनी जो उनकी मेजॉरिटी एसेट्स होती हैं वो उनका कैश होता है, जो उन्होंने पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स हैं उनसे बचा के उन्होंने रिटेन किए होती हैं अर्निंग्स, वो कैश उनका रहता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके केस में, बिकॉज जितना इनका अपना पैसा होता है उस पे ये पूरे का पूरा इंटरेस्ट कमाते हैं। बैंक्स का बिजनेस क्या है कि वो एक तरफ से डिपॉजिटर्स से लोन लेते हैं, उनको इंटरेस्ट पे करते हैं और उसी पैसे को आगे हायर रेट पे वो लोन्स की फॉर्म में देते हैं। पर अगर आपके पास अपना पैसा हो तो आपको कोई इंटरेस्ट किसी डिपॉजिटर को पे नहीं करना, आप सारे का सारा पैसा जितने भी इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो आपकी अर्निंग्स हो जाती है। यानी एग्जाम्पल तौर पे लें, अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी किसी ने आपके बैंक में बनाई तो आप उसको 7% लेट से पे कर रहे हो। अब वही 1 लाख रुपए रिजर्व से निकालने के बाद अगर आप आगे, मैं यहाँ सिंप्लीफाई करूँगा, सपोजिंग पूरा 1 लाख आगे किसी को होम लोन के लिए दे देते हो और आप उसको 13% चार्ज कर रहे हो, तो ये जो 13% आपने चार्ज किया ये आपकी कमाई हो गई, और 7% जो आपको डिपॉजिटर को पे करना है वो आपका पे आउट हो गया। तो दोनों का जो डिफरेंस है 13 - 7, यानी यहाँ पे जो 6% का डिफरेंस है वो आपकी इनकम होती है। तो इसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कह दिया जाता है। अब 6% पूरा नहीं होता बिकॉज आरबीआई की गाइडलाइंस है, अगर आप 1 लाख का डिपॉजिट लेते हो तो पूरा 1 लाख आप लोन में नहीं दे सकते, आपको रिजर्व्स बनानी पड़ती हैं। और साथ के साथ आपके बैंक के कुछ खर्चे भी होते हैं, वो खर्चे भी आपने अपने प्रॉफिट्स में से निकालने हैं ना। आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपका जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर्स हैं, तो वो सारा जो प्रोसेसिंग आपका बैंक करता है उसकी कॉस्ट भी निकालनी है आपको। तो वो सब माइनस करके आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन समवेयर बिटवीन 3 to 4%, 4.5% आपका नॉर्मली बैंक्स का बैठता है। पर आप सोचो कि अगर ये 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिटर से ना लिए होते, उसको 7% देना ना पड़ता, ये आपका अपना पैसा होता, आपकी अपनी इक्विटी होती, आपकी अपनी बुक वैल्यू में से ये मनी आया होता, तो आपका पूरा जो 13% आप चार्ज कर रहे हो वो आपकी इनकम हो जाती। उसमें से आपके एक्सपेंसेस जरूर माइनस होते, पर ना आपको यहाँ रिजर्व्स बनानी, क्योंकि आपने ये डिपॉजिट नहीं लिया, वो ये किसी और का पैसा नहीं है, आपका अपना पैसा है। एंड सेकेंडली, ये वाले मनी के ऊपर आप पूरा 13% माइनस जो भी आपके रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो आप कमाओगे। तो आपका एनआईएम जो है इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन पे जो पैसा आपका अपना है वो 11-12% तक हो सकता है, वेयर एज जो एनआईएम आपका किसी और का बोरोड पैसा था, जो डिपॉजिटर का पैसा था, उस पर हार्डली 4% रह जाता है। तो इसलिए इक्विटी जितनी ज़्यादा होती है उतना बेटर होता है। तो बुक वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन मैं बोलूँगा, अगर आप इंडस्ट्री में बाकी कॉम्पिटिटर्स को देखते हो तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर इनके पास एक और बहुत ही ज़बरदस्त पैरामीटर है जो मैं इन अभी आगे कुछ मिनट में आपको डिस्क्राइब करूँगा, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं हाईली प्रॉफिटेबल भी हैं और फ्यूचर में जो इनकी ग्रोथ है, जो इनके प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त दिखते हैं। तो यहाँ पे बुक वैल्यू इनकी डिसेंट इनफ है। अगर आप देखेंगे स्टॉक प्राइस इस वक्त 1700 पे और बुक वैल्यू जो है वो 560 के अराउंड है, यानी ऑलमोस्ट 1/3 जो इनके पास मार्केट कैप है वो इनकी अपनी बुक वैल्यू है। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जितना अगर आप 1700 रुपये पे कर रहे हो, 1750 रुपीज़ पे कर रहे हो एक शेयर खरीदने के लिए, तो उसमें आपको 560 रुपये की तो एसेट्स ही मिल रही हैं बैंक की, और बैंक्स की मोस्टली एसेट्स जो हैं वो कैश की फॉर्म में होती हैं। तो आपको ये नहीं है कि ऐसा हो रहा है कि आपको सिर्फ अर्निंग्स पे रिलाई करना पड़ रहा है। ऑलरेडी बैंक के पास सब्सटैंशियल एसेट्स हैं, जितना आप पे कर रहे हो एक शेयर के लिए उसके मुकाबले 1/3 जो है उतने की आपको बैंक की इक्विटी ऑलरेडी मिल रही है। बाकी जो 2/3 है वो अब इसकी अर्निंग्स को जस्टिफाई करना चाहिए। तो यानी हमने ये दोनों पैरामीटर्स देख लिए, पीई भी देख लिया, बुक वैल्यू भी देख लिया। इन दोनों से एक जो क्रक्स हम निकाल सकते हैं कि ये बैंक की वैल्यूएशन वाइज जो है ये काइंड ऑफ फेयरली वैल्यूड है। अगर अभी हम इसमें ग्रोथ, तो आपको मैंने बताई नहीं कैसे मैं इसकी विजुलाइज कर रहा हूँ, पर अगर मैं ग्रोथ को अभी छोड़ भी दूँ तो बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में ये एक फेयरली वैल्यूड बैंक है, गिवन द फैक्ट प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक्स का फोकस जो है प्रॉफिट्स पे रहता है, ये पीएसयू बैंक्स नहीं है जो कल गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन आ जाएगी और उस पर ये लॉसेस में चले जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक है, इनका प्रायोरिटी होता है अपना प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना
और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है बैंक का, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, हम ये अभी तक मान सकते हैं कि अभी तक के एनालिसिस से कि ये फेयरली वैल्यूड है इस प्राइस पे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे जो बैंक्स के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए मेरे को इसकी स्लाइड्स में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो है कासा रेशो। और कासा रेशो क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाई कि जितना पैसा आपके पास अपना होता है, उस पैसे पे आप 0% किसी और को पे कर रहे होते हो, पर उस पैसे को जब आप लोन करते हो एज अ बैंक, तो आपको पूरा 12-13% जितने में भी लोन दिया आपकी पूरी कमाई होती है। तो वो तो बेस्ट पॉसिबल चीज़ हो गई कि आपके पास मैक्सिमम पैसा अपना हो। सेकंड बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आपके पास कासा यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कितना आपका रेशो है। यानी अगर आपके पास टोटल पैसा अब यहाँ 49% है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इनके पास टोटल जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं वो 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से 49 रुपीज़ जो हैं इनके पास, वो करंट अकाउंट्स या सेविंग्स अकाउंट से आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपके पास मेजॉरिटी पैसा जो है वो एफडीज की फॉर्म में है, या मेजॉरिटी पैसा आपने बॉन्ड्स इशू करके रेज कर रखा है, तो इस पे आप 7-8%, 6.5% तक आपको डिपॉजिटर को पे करना पड़ेगा। यानी जिसने आपके बॉन्ड्स खरीदे होंगे या जिसने आपकी बैंक में एफडी बनाई होगी, उसको अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आपका जो एनआईएम है वो रिड्यूस हो जाता है। एनआईएम मैक्सिमम मैक्सिमम कब होता है? जब आपने वो पैसा आगे लोन में दिया है जो आपने करंट और सेविंग्स अकाउंट से बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट पे और सेविंग्स अकाउंट पे कोई भी बैंक मोस्टली 2-3% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करता है। तो अगेन हम अपना एग्जांपल लें कि अब आपके पास 1 लाख रुपए आए, जिस पे आपने 3% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो डिपॉजिटर को, क्योंकि वो पैसा करंट या सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, पर आप आगे इसी पैसे को लोन में दे रहे हो 13% पे। तो आपका एनआईएम कितना हो जाएगा? 13 - 3 यानी कि 10%, जो कि बहुत हाई है। तो अगर किसी बैंक के पास जो प्रपोर्शन ऑफ मनी है, परसेंटेज ऑफ मनी है जो कि करंट या सेविंग्स अकाउंट से आ रही है, तो यानी उनके पास चीप सोर्स ऑफ फंड्स है। अगर आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स आपका चीप है, तो आपकी अर्निंग्स उतनी ज़्यादा होती हैं। अब इसको कंपेयर करने के लिए स्टैंड अलोन तो हम देख नहीं सकते कि 49% अच्छा है कि ख़राब है। तो हम जो माना हुआ बैंक है इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, जिसको कहा जाता है कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो है एच। तो हम एच का जो प्रपोर्शन ऑफ कासा डिपॉजिट्स है वो देखते हैं, तो जून 2023 में इनका 42% प्रपोर्शन है। यानी एच के पास अगर 100 रुपये हैं जो कि वो उनके पास फंड्स हैं जो आगे वो लोन दे सकते हैं, तो 100 रुपये में से सिर्फ 42 रुपीज़ जो हैं उनके, वो करंट या सेविंग्स अकाउंट से आते हैं। यानी चीप सोर्स ऑफ मनी उनका 42% का प्रपोर्शन में है। वेर एज कोटक महिंद्रा बैंक जो है, इसके केस में वो प्रपोर्शन 49% है। यानी एच से भी ज़्यादा बेटर इनके पास कासा रेशो है। तो कासा रेशो जितनी हाई होती है, यानी उतना ज़्यादा पैसा जो है आपका वो चीप रेट पे आपके पास अवेलेबल है, तो उतने प्रपोर्शन ऑफ पैसे पे आप ज़्यादा कमाई करोगे। तो मैंने ये जस्ट कंपैरिजन इसलिए दिखाया बिकॉज जब कंपैरिजन करते हैं और एक माने हुए बैंक से करते हैं जिसको इंडस्ट्री लीडर माना जाता है, तो आपको समझने में आसानी हो जाती है कि ये बैंक उससे भी बेटर कर रहा है, ये एच से भी बेटर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कासा रेशो। तो ये हमारे पास पहला कंपैरिजन पॉइंट था जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा आ जाएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो अब मैंने आपको ये चीज़ आप खुद ही मतलब यहाँ से डिसाइफर कर पाओगे कि मैंने आपको दो चीज़ें बता दी कि मार्जिन्स जो हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। पहला, आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स जो हैं अपने कितने हैं, दूसरा आपके पास कासा का प्रपोर्शन कितना ज़्यादा है। इनकी दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली इनका एनआईएम जो है वो बढ़ के 5.57% है। 5.57% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। एच बैंक का अभी एच के साथ मर्जर हुआ है, और उन्होंने जो गाइडलाइंस अपनी दी हैं एनआईएम की ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स, वो उन्होंने 4% से भी कम की दी है। अब हाँ, रीजंस कुछ दिए जा रहे हैं कि वो मर्जर की वजह से है, बट फैक्ट ये है कि एच जैसा बैंक जिसको इंडस्ट्री लीडर माना जाता है, उनके एनआईएम्स जो हैं कम हैं, यानी कि 4% से भी नीचे रह जाएंगे। वेराज उसी टाइम में जो आपका कोटक बैंक है, इसके जो एनआईएम्स हैं ये 5.5% से ऊपर है। तो यहाँ से आपको बैंक की एफिशिएंसी का पता चलता है कि बैंक जो यहाँ पे एनआईएम बना रहा है, अपना कमाई कर रहा है, परसेंटेज कमाई है उनकी, यानी 100 रुपये लोन किया उसके ऊपर कितना वो कमा लेते हैं, वो इनकी हाईएस्ट परसेंटेज है। तो इंडस्ट्री में अगर आपकी एनआईएम्स हाईएस्ट परसेंटेज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा स्कोप होता है, यानी आपकी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, आप बहुत एफिशिएंटली अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, और यहाँ पे आपके पास बहुत ज़बरदस्त स्कोप होता है ह्यूज तरीके से ग्रो करने का। तो यहाँ पे क्विकली कंपैरिजन दिखाने के लिए मैंने एनआईएम सर्च किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पतली वाली लाइन है, इसमें जो एच बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं ये दिखाए गए हैं,
और यहाँ पे आप कंसिस्टेंटली देख सकते हो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हैं इनके 4% के आसपास रहते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया, मर्जर की वजह से कहा जा रहा है, बैंक की मैनेजमेंट ने खुद गाइडलाइंस दी हैं कि अगले 1 से 1.5 साल 2 साल के लिए इनके एनआईएम्स जो हैं वो अराउंड 15-20 बेसिस पॉइंट्स गिर सकते हैं, यानी 4% से भी नीचे आ सकते हैं, 3.84 की रेंज के बीच में रह सकते हैं। तो एनआईएम्स की बात अगर हम करें तो वहाँ पे अगेन कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो एचडीएफसी से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो हमने दोनों चीज़ें देख ली। जो बैंक का बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी मेजर की जाती है वो होती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की फॉर्म में, और वो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की जो एक इंडस्ट्री लीडर है एचडीएफसी बैंक जैसा, उससे भी बेहतर है यहाँ पे। अब एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही कि क्या क्या पैरामीटर्स हमें चेक करने होते हैं, तो अगेन मैं दोबारा से एक बार बोल रहा हूँ, जो सिटी यूनियन बैंक का वीडियो है जो मैंने अभी दिखाया शुरू में इस वीडियो के, उसमें जाइए और उसके पहले 30 मिनट्स को वॉच कीजिए। वो 30 मिनट्स में पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करना है मैंने समझाया हुआ है। वहाँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं। अब मैं पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट्स नहीं बता रहा, पर हर कॉन्सेप्ट को कोटक महिंद्रा बैंक पे अप्लाई करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब नेट एनपीए की अगर हम बात करते हैं, ये है 0.4%। अब ये 0.4% जो है, अगेन आई कैन टेल यू बाय एक्सपीरियंस, आप जाके बाकी बैंक्स का चेक भी कर सकते हो, ये इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। यानी जितने भी बैंक्स हैं उनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो हमारी 0.4% यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में दिखती है। इसका मतलब क्या है कि आपकी, अगर आप इस बैंक के जो पॉसिबिलिटी है कि पैसा डूब सकता है, वो पूरी लोन बुक का सिर्फ 0.4% है। बाकी सारे के सारा जो पैसा है, या तो वो इनका सेफ है, उस पर इनकी कंटिन्यूसली इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं जो इन्होंने आगे लोन्स दिए हैं, या फिर उसके अगेंस्ट ये ऑलरेडी प्रोविजंस बना के बैठे हुए हैं। तो जो रिस्क पे है पैसा वो सिर्फ 0.4% है। अब हम कंपैरिजन करने के लिए, जस्ट बिकॉज मैं एक कंपैरिजन आपको साथ के साथ करके दिखा रहा हूँ, एचडीएफसी का भी जो नेट एनपीए है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए यहाँ पे निकाल लिया। तो जून में जो नेट एनपीए है एचडीएफसी बैंक का, ये 0.3% है। पर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो इनकी लेटेस्ट मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है एचडीएफसी के मर्जर के बाद, एचडीएफसी बैंक में इन्होंने बोला है कि ये 0.4 तक चला जाएगा। यानी हमारा जो इंडस्ट्री लीडर भी है अगेन बैंक, उसके मुकाबले पे कोटक बैंक काम कर रहा है यहाँ पे भी, तो किसी तरह से कमी नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 0.4% इज़ वन ऑफ द लोएस्ट एनपीएस जो कि आपको सारे बैंक्स में देखने को मिलेगा। आप किसी भी बैंक का जाके खोल के एनपीए चेक कर सकते हो। इनफैक्ट स्क्रीनर.इन पे आप जाओगे तो आप यहाँ पे इसकी जो ये पीएनएल स्टेटमेंट होती है, इसमें आप जाके यहाँ पे नेट एनपीए को नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो अपना एनपीए पब्लिश करते हैं वो यहाँ पे आपको फिगर दिख जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू सी कि कोटक बैंक का जो नेट एनपीए है वो वन ऑफ द लोएस्ट है। तो अभी तक हमने यहाँ पे बैंक की वैल्यूएशन को देख लिया, यानी पीई को देख लिया, उसकी बुक वैल्यू को देख लिया, उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देख लिया, कासा रेशो को देख लिया। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, क्योंकि हमने जो बैलेंस शीट देखनी थी, एनपीए देखना था, वो सब हमने यहाँ चेक कर लिया। तो अब इसकी हम पीएनएल स्टेटमेंट पे नज़र मारते हैं। और पीएनएल स्टेटमेंट से जो चीज़ मैं हाईलाइट आपको कराना चाहता हूँ वो ये कि बैंक के यहाँ पे रेवेन्यूज़ जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है बैंक का बिजनेस ओवरऑल ग्रो कर रहा है कि नहीं, वो आपको देखना होता है। तो यहाँ पे रेवेन्यूज़ इनके कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इनके इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशन दिखती है, इसका मतलब होता है कि बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं। पर जब आपको इस तरह की ग्रोथ दिखती है, तो यहाँ पे आपको एक मैसिव इंडिकेशन मिलती है कि 1 साल 2 साल तुक्का लग सकता है, बट ईयर ऑन ईयर फॉर 10-12 ईयर्स अगर कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो अपने आप से नहीं हो सकता। उसके पीछे ऑब्वियसली कि उनका सिस्टम, उनका जो तरीका, उनका जो बैंक चलाने का तरीका है, उनकी मैनेजमेंट का स्टाइल है, वो डेफिनेटली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम पीएनएल को देख के ये आराम से गेज कर सकते हैं कि बैंक कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है। चाहे कोविड हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, इन्होंने कभी लॉसेस नहीं बुक किए। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बैंक का, और सस्टेनेबल परफॉर्मेंस है। इसके अलावा अगर हम बैलेंस शीट को देखते हैं, तो रिजर्व्स को आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, बेसिकली रिजर्व्स में जो ऐड होती रहती हैं, वो कंटिन्यूसली इनकी ग्रो कर रही हैं। और अब यहाँ थोड़ी देर में जो इस बैंक को मेरे हिसाब से एक स्टैंड आउट कराता है ना पूरे बैंकिंग सेक्टर में इंडिया में, जिसकी वजह से मैं इसको अब एचडीएफसी से कई पैरामीटर्स में कंपेयर किया है, और आपको ये आइडिया लग गया होगा कि क्यों मुझे ये एचडीएफसी बैंक से बेटर लगता है। बट उससे भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो यहाँ मुझे दिखता है, उस पर मैं जाने वाला हूँ। पर उससे पहले एक चीज़ मैं और कवर करना चाहता हूँ, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। कि यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो पब्लिक के पास जो यहाँ शेयर होल्डिंग है वो केवल 13% की है। यानी इस बैंक की जो स्टॉक प्राइस है वो स्टेबल क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ FIIs, DIIs और प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी एक बहुत भारी स्टेक लेके चलते हैं। और जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ना जल्दी से एंटर करते हैं ना जल्दी से वो एग्जिट करते हैं, तो स्टॉक प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहता है। वेयर एज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ 13% की पब्लिक की ओनरशिप है, उसमें से भी 1.3% जो है वो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास है। तो वो अगर निकाल दें तो अराउंड 11-11.5% जो है वो सिर्फ पब्लिक के पास है। तो ये जस्ट एक चीज़ मैं हाईलाइट यहाँ करना चाह रहा था। अब जो मुझे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये बैंक की एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो सकती है, वो है इसका डेट टू इक्विटी। ये मैंने लास्ट तक बचा के इसलिए रखा था क्योंकि ये एक पैरामीटर है जिसको काफ़ी हद तक ओवरलुक किया जाता है। अब डेट टू इक्विटी है क्या, इसको मैं यहाँ डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप समझ सको कि इसको हम बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में मुझे पर्सनली क्यों लगता है कि ये बैंक की एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम एक बार पीयर्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम इनका जो डेट टू इक्विटी है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं एडिट कॉलम्स कर देता हूँ और इसमें डेट टू इक्विटी को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं करा है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक डेट टू इक्विटी का कॉलम ऐड कर रहा हूँ ताकि इसके पीयर्स में मैं डेट टू इक्विटी यहाँ पे साथ में देख सकूँ। तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड आउट करती हुई चीज़ जो दिखेगी कि कोटक महिंद्रा बैंक का डेट टू इक्विटी सबसे कम है 3.72 पे। बाकी किसी भी बैंक को अगर आप पकड़ लो, ICICI हो गया, HDFC हो गया, वो ऑलमोस्ट इससे डबल डेट टू इक्विटी लेके बैठे हैं। मतलब HDFC बैंक का डबल है। और अगर ये चीज़ मैं बैंकिंग सेक्टर में चले जाऊँ, कि मैं बैंक्स में चले जाता हूँ और यहाँ पे डेट टू इक्विटी से मैं फ़िल्टर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कैनरा बैंक 15, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 15। अब ये ऑब्वियसली PSU बैंक्स हैं, हम प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे टोटल जो कंपनीज लिस्ट हुई हैं वो 38 बैंक्स लिस्ट हुए हैं। और अगर इन 38 बैंक्स को मैं सॉर्ट करूँ तो फिनो पेमेंट्स जो है मतलब 319 यहाँ पे आ रहा है, पर इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। तो मेजर बैंक्स में अगर हम बात करें, आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसका डेट टू इक्विटी सबसे कम है। इसके साइज का जो भी बैंक है उसमें मिनिमम डेट टू इक्विटी नेक्स्ट ICICI का है जो 6.5 का है। तो ये चीज़ मैं अब हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ आपको कि नॉर्मली जो हमारे बैंक्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें सारे जो फेमस बैंक्स हैं वो ऊपर यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह देखेंगे 12, 13, 14, 15 का डेट टू इक्विटी लेके बैठेंगे सारे बैंक्स। तो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है दो रीजंस की वजह से कि सबसे पहली चीज़, इस वक्त RBI ने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हुई थी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया। ये बैंक जो है अगर इनका डेट टू इक्विटी 3.7 है, यानी ₹1 इनका अपना है, तो उनके पास 3.7 रुपीज़ का डेट है। तो ये पैसे को ही आगे ये लोन में दे रहे हैं। इसका मतलब जो पैसा ये लोन में देते हैं उसमें से एक मेजर प्रपोर्शन इनका अपना खुद का पैसा है जो कि इनकी रिटेन्ड अर्निंग्स जमा हुई हैं पिछले सालों की। इसका मतलब क्या है कि एक काफ़ी भारी प्रपोर्शन ऑफ मनी पे ये पूरे का पूरा जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हैं। यानी अगर आज ये लोन इशू कर रहे हैं 13% का, तो दे आर गेनिंग ऑलमोस्ट फुल 13% माइनस जो इनके एक्सपेंसेस हैं थोड़े बहुत ऑन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बाकी बैंक्स के पास अगर आप देखें तो सिर्फ अगर वो ₹7 का लोन देते हैं जिसका डेट टू इक्विटी ₹7 है, अगर वो ₹7 का लोन देते हैं तो उसके अगेंस्ट सिर्फ ₹1 का उनका अपना लोन होता है। यानी वो ₹7 पे कमाते हैं NIM 4% का। HDFC का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वहाँ हमने देखा कि NIM जो है 4% है, तो वो कमाएंगे ₹7 पे लो आए NIM, यानी कम NIM, क्योंकि वो बोरोड पैसा है, उस पे उनको इंटरेस्ट पे भी करना पड़ता है। सिर्फ ₹1 पे उनका इंटरेस्ट जो होगा वो हाई होगा। वेरएज़ कोटक महिंद्रा बैंक के केस में वो इक्वेशन आपकी डबल बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर ये ₹1 पे अपना फुल इंटरेस्ट कमाते हैं तो ₹3 पे ये जो है अपना लोअर इंटरेस्ट कमा रहे हैं। यानी इनके केस में कासा भी हाई है और डेट टू इक्विटी कम होने की वजह से अपना प्रपोर्शन ऑफ मनी ज़्यादा है। यानी इनका जो NIM हमने देखा वो 5.5% उसी वजह से है कि दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर ओन मनी। अब मुझे एक्सप्लोसिव ग्रोथ इसमें कहाँ दिखती है? इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो अगर आपके पास जितना अपना ज़्यादा पैसा है उस पे आप हायर इंटरेस्ट कमाते रहोगे। कल अगर ये बैंक चाहे कि मैं और ज़्यादा लोन्स डिस्पर्स करना चाहता हूँ, तो ये यहाँ से अपनी लोन बुक को बढ़ा सकते हैं, यानी ये डेट को रेज़ कर सकते हैं और अपनी डेट टू इक्विटी को अगर डबल कर देते हैं तो ये HDFC बैंक के बराबर पहुँच जाएँगे।
अगर ये डेट टू इक्विटी डबल करते हैं, इसका मतलब क्या है, इनकी लोन बुक का साइज डबल हो जाएगा, इनकी जो कमाई है वो डबल हो जाएगी, इन द सेंस कि जितना ये आज कमा रहे हैं उस लोन बुक पे पूरे का पूरा जो एनआईएम का डिफरेंस रहेगा इनका 4-4.5% का, जो सेम रहेगा एचडीएफसी बैंक के मुकाबले, वो इनकी अर्निंग्स में इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, डेट टू इक्विटी का रोल कहाँ होता है, कि डेट टू इक्विटी आपकी डायरेक्टली एनपीएस से लिंक्ड होती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कर्जा होता है, सपोज आपकी डेट टू इक्विटी 15 है, तो आपके पास 1 रुपया अपना है और 15 रुपये आपने बोरो कर रखे हैं। अगर आपके एनपीएस 1% से बढ़ जाते हैं, तो वो 1% एनपीए को हैंडल करने के लिए, क्योंकि आपने 15 गुना लोन ले रखा है, आपके 15% इक्विटी खत्म हो सकती है। अगर 1% से एनपीए इंक्रीज हो जाए पर आपने 15 गुना लोन ले रखा है, राइट, तो आपकी इक्विटी जो अपनी ओनरशिप है उसके मुकाबले आपका नुकसान 15 गुना ज़्यादा हो गया, यानी 15% आपकी इक्विटी जो है वो खत्म हो सकती है उस 1% एनपीए को हैंडल करने के लिए। वेरएज अगर आपकी डेट टू इक्विटी सिर्फ 3.7 है, तो अगर एनपीए 1% से भी इंक्रीज हो जाता है, सिर्फ 3% की इक्विटी आपकी खत्म होगी और आप अपना पूरा एनपीए जो है वो हैंडल कर लोगे। तो आज की डेट में जब इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, ये बैंक इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट बैंक्स। सेफ क्यों? क्योंकि एनपीए लोएस्ट है 0.4% पे, और अगर वो एनपीए बढ़ भी जाता है, कल को सपोज कीजिए कोई इवेंट हो जाता है, इनका डेट टू इक्विटी इतना मैनेजेबल है कि वो एनपीए को आराम से ये हैंडल कर लेंगे। वेराज अगर आप एक हाईली लेवरेज बैंक को देखें, जैसे हमने कैनरा बैंक देखा था, 15 के डेट टू इक्विटी पे वो ट्रेड कर रहा था, अगर वहाँ पे एनपीए 1% भी बढ़ गया तो उस बैंक को 15% अपनी इक्विटी को, अपनी रिजर्व्स को डालना पड़ेगा रिजर्व्स में उस एनपीए को हैंडल करने के लिए। एनपीए को 1% नीचे लाने के लिए उनको 15% इक्विटी अपनी डालनी पड़ेगी। तो ये वजह से इस बैंक का करंट रिस्क बहुत कम है। और दूसरा, कल अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट गिराना गिराना शुरू करती है, तो ये बैंक अपनी लोन बुक को इंक्रीज कर सकता है, और अगर ये अपनी लोन बुक को डबल भी कर लेते हैं तो भी इनका डेट टू इक्विटी एचडीएफसी बैंक के बराबर पहुंचेगा। और जब ये उस चीज़ को डबल करेंगे, ऑलरेडी जो ये बैंक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये साल का तकरीबन 16,000 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर उस लोन बुक को डबल कर दिया जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो डबल तो नहीं होगा एग्जैक्टली, पर 16,000 करोड़ से अराउंड 28-29,000 करोड़ तक इनका वो प्रॉफिट पहुँच जाएगा। तो सिंपली इन्होंने इस वक्त जो है अपने आप को एक सेफ्टी नेट दी हुई है, कि इन्होंने अपना डेट टू इक्विटी इतना अच्छा रखा हुआ है कि अगर कल कोई मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट हो जाता है और एनपीएस किसी वजह से इंक्रीज हो जाते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बैंक्स विच विल बी हैविंग द लीस्ट इम्पैक्ट। इस पर सबसे कम इम्पैक्ट पड़ेगा, और रीज़न मैं आपको समझा चुका हूँ। एंड सेकेंडली, अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी की रेस में कल को पढ़ना चाहेंगे तो ये अपनी डेट टू इक्विटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर दुगना भी यहाँ पर ये लोन ले लेते हैं, डबल भी अपना डेट टू इक्विटी कर लेते हैं, तो भी ये एचडीएफसी बैंक के बराबर पहुंचेंगे। और मतलब अगर कैनरा बैंक के लेवल तक पहुंचना है तो ये अपना बिजनेस यहाँ से 4 गुना कर सकते हैं, तो ये कैनरा बैंक के बराबर पहुंच जाएंगे इन टर्म्स ऑफ डेट टू इक्विटी। तो ये रीज़न की वजह से, डेट टू इक्विटी की वजह से, इनके पास दोनों ऑप्शंस हैं, एक हाई सेफ्टी की जो आज इन्होंने अडॉप्ट की हुई है, और अगर कल मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छी हो जाती हैं, इनको लगता है कि फ्यूचर में जो रिस्क है बड़ा कम है, ये आराम से अपनी लोन बुक को एक्सपैंड करके अपनी डेट टू इक्विटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको जगह जगह दिखाई देगा कि एनआईएम्स जो हैं वो स्क्वीज होते जा रहे हैं। अभी एचडीएफसी बैंक ने बोला है कि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 20-25 बेसिस पॉइंट से गिर जाएगा। इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरने का जो चांस है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इनके पास मोस्ट ऑफ द मनी अपना है। हर साल जब ये 16,000, 18,000, 20,000 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे और वो इनकी रिजर्व्स में ऐड होगा, तो वो इनका अपना पैसा होता है जो आगे ये लोन में देते हैं। तो ये डेट टू इक्विटी जो है ये फर्दर इनकी नीचे गिरती जाती है। तो जितना अपना ज़्यादा पैसा होता है बैंक के पास, उतने उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होते जाएंगे, उतना उनका स्कोप इंप्रूव होता जाता है कि कल को अगर वो अपनी लोन बुक को एक्सपैंड करना चाहते हैं, जब एक एनवायरनमेंट मार्केट का बहुत ही कंड्यूसिव है, बहुत अच्छा है, तो वो आराम से उसको एक्सपैंड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और दूसरा, जब तक मार्केट में थोड़ी भी अनसर्टेनिटी रहती है, तब तक इस तरह के बैंक्स जिनकी डेट टू इक्विटी सबसे कम है, ये सेफेस्ट बैंक्स होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर एनपीएस बढ़ेंगे भी तो इस बैंक पे लीस्ट इम्पैक्ट होगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है इस वक्त मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है, और मैंने इसको जो नंबर 1 बैंक सबकी नज़र में आज की डेट में रहता है, प्राइवेट बैंक एचडीएफसी, उससे कंपेयर करके भी आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट हर पैरामीटर में ये बैंक एचडीएफसी से यहाँ तो बेहतर है या उनके एटलीस्ट बराबर है। तो यहाँ पे सिर्फ दोनों बैंक्स का साइज बहुत डिफरेंट है। ये बैंक अभी 3.5 लाख करोड़ का है, तो ये भी एक इन्वेस्टर्स के लिए एडवांटेजेस सिचुएशन है, क्योंकि आप खुद सोचो कि जो बैंक ऑलरेडी 12 लाख करोड़ का है, जो कि जैसे एचडीएफसी बैंक है,
इसकी मार्केट कैप देखें तो 12 लाख करोड़ के आसपास है। तो 12 लाख करोड़ का बैंक और कितना ग्रो करेगा, उसके लिए पूरी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। अगर इस बैंक को 20-30% से ग्रो करना है तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 20% का मतलब हो जाता है 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ से मार्केट कैप एक बैंक का बढ़ेगा तो पूरी इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक बढ़ना पड़ेगा, तब ये उतना मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। वेर एज यहाँ पे, क्योंकि इस बैंक का, कोटक महिंद्रा का साइज इटसेल्फ जो भी है वो 1/3 है, 1/4 1/3 1/4 के बीच में आएगा। तो यहाँ से जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा आसान है। ऑब्वियसली जो जितनी बड़ी कंपनी बन जाती है उसका वहाँ से और ज़्यादा ग्रो करना परसेंटेज वाइज मुश्किल होता है। जो थोड़ी छोटी कंपनी होती है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो यहाँ पे वो भी एक चीज़ एडवांटेज है। अगर कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा, तो HDFC से ज़्यादा जल्दी ग्रोथ यहाँ पे कोटक महिंद्रा में दिख सकती है। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने किया है। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के बेसिक समझना चाहते हो तो सिटी यूनियन बैंक वाले वीडियो के पहले 30-35 मिनट्स देखिए, उसके बाद आके इस वीडियो को देखो। वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे अप्लाई करके आपको बता दिए हैं, और मेरी नज़र में ये बैंक के बारे में मेरी क्या ओपिनियन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आपको एनालिसिस कैसा लगा, आप इससे एग्री करते हो कि नहीं, प्लीज़ कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। और अगर और कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। तो इसके साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।